बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग को भी आपने सीखा, बिफोर लॉन्ग का प्रयोग कैसे। वेलकम। कॉमन एरर के इन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, माय सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। मेरी सिस्टर इन लॉज जो कलकत्ता में रहती है वो हमारे साथ रहने के लिए आई है, यही अर्थ है इसका। अब इसमें देखते हैं माय सिस्टर इन लॉज। अब इसको ये प्लुरल बनाया गया है, तो प्लुरल जब बनाते हैं तो इसमें कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, सिस्टर इन लॉ ये है। अब इसमें प्लुरल अगर आपको बनाना है तो आप क्या बनेंगे, सिस्टर्स इन लॉ, ये आप बनाएंगे सिस्टर्स इन लॉ। यहां पर इन लॉज नहीं बन सकता, सिस्टर इन लॉज गलत है, सिस्टर्स इन लॉ इसका प्लुरल होगा। ठीक। अब क्या है, इसका जो पॉजेसिव, ये तो प्लुरल हो गया, इसका प्लुरल हो गया। अब जो है पॉजेसिव केस, अब इसके पॉजेसिव केस जब बनाते हैं तब कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का ये क्या हो गया, ये पॉजेसिव केस हो गया। ठीक है, सिस्टर इन लॉ इस तरह से बनाते हैं। अब यहां देखते हैं कि क्या पॉजेसिव केस था या ये आपको प्लुरल था, तो जरा आगे बढ़ते हैं। माय सिस्टर इन लॉज हु लिव्स, यहां पर माय सिस्टर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ मीन्स शाली या सलहज, तो माय सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन कोलकाता, जो कोलकाता में रहती है। तो यहां जो है वर्ब वो सिंगुलर में। अब हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, माय सिस्टर इन लॉ के लिए। यहां वर्ब है सिंगुलर, इसका मतलब कि माय सिस्टर इन लॉ होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए, इसमें एस नहीं लगेगा। माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता, तब यहां एरर होगा, हु लिव्स इन कोलकाता, जो कोलकाता में रहती है। अब आगे बढ़ते हैं, हैव कम टू स्टे विद अस, तो यहां पर हैव कम, हैव जो है ये प्लुरल वर्ब है, इसका मतलब है कि ये जो माय सिस्टर इन लॉज है ये प्लुरल में होना चाहिए। अब ये अगर प्लुरल में होना चाहिए, ये प्लुरल में हो और यहां हैव है, तब ये करेक्ट होगा। ऐसा ही लगता है कि ये प्लुरल में है और यहां हैव का प्रयोग किया गया है, तब यहां पर जो है हु लिव, यहां पर ये जो है हु लिव, ये आपको यहां जो हु लिव्स है ये मिस प्रिंटिंग लगता है, यहां पर लिव होना चाहिए, हु लिव अगर प्लुरल हो तो। माय सिस्टर इन लॉज अगर ये प्लुरल है तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर लिव होना चाहिए, हु लिव इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस, ये होना चाहिए था। तब इसमें एरर हो जाएगा और इसमें इसका प्लुरल यहां पर आ जाएगा सिस्टर्स इन लॉ, माय सिस्टर्स इन लॉ, यहां पर जो एस है ये गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको आप बनाएंगे। इसमें एरर किस में होगा, यहां मिस प्रिंटिंग मैं मानता हूं, तो इसमें एरर होगा। ठीक है, यहां हु क्या है, ये हु जो है यह रिलेटिव प्रोनाउंस, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउंस मुख्य रूप से 3 होते हैं, हु, विच और दैट। हु का प्रयोग पर्सन्स के लिए होता है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माय ब्रदर, द बॉय वह लड़का जो खेल रहा है वह मेरा भाई है। तो हु का प्रयोग किसी पर्सन के लिए करते हैं, सिंगुलर के लिए भी और प्लुरल के लिए। द बॉयज हु आर प्लेइंग आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, तो सिंगुलर में भी और प्लुरल में भी आप दोनों के लिए हु का प्रयोग करते हैं। विच का प्रयोग और दैट का प्रयोग, विच का प्रयोग करते हैं किसके लिए, किसी एनिमल के लिए करते हैं, किसी स्थान के लिए करते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। द पेन विच इज रेड इज माइन, वह पेन जो लाल है वह मेरा। यहां हु का प्रयोग नहीं कर सकते, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो विच का प्रयोग किसी वस्तु के लिए कर सकते हैं, प्लेस के लिए भी कर सकते हैं, या किसी एनिमल के लिए भी। द काउ विच इज ग्रेजिंग इज योर्स, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग हम कर सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी और पर्सन्स के लिए भी, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं यूज के। ठीक है, उसको पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस में, आप जा सकते हैं, मैंने बनाया है वीडियोज, आप उसमें जाएंगे तो रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते, हु
पर्सन्स के लिए करते हैं प्रयोग, दोनों में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, दोनों करते हैं। विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो विच का प्रयोग एनिमल के लिए भी करते हैं, और एनिमल के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं पर्सन्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, these kind of clothes are rather expensive for me to buy। अब यहां पर देखो these क्या है, these के बाद किसी नाउन का प्रयोग किया गया है, यहां these क्या हो गया, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सर्टेन, यॉन्डर, ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स है या डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आप कह सकते हैं। इसके बाद अब देखना पड़ेगा कि दीज है, दीज के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है। पहले मीनिंग समझ लेते हैं। दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स, इस प्रकार के कपड़े, आर रेदर एक्सपेंसिव, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, फॉर मी टू बाय, मेरे लिए, ठीक ना, कि मैं इसे खरीदूं। इस प्रकार के कपड़े मेरे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव है, ठीक है, यही इसका अर्थ दिया। अब दीज काइंड, दीज के बाद काइंड दे दिया, तो दीज क्या है, दीज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है। दीज, दोज, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग करोगे। तो यहाँ दीज के बाद काइंड्स का प्रयोग होना चाहिए। ये काइंड का जो प्रयोग है ये गलत है, यहां पर होना चाहिए काइंड्स। दीज काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स आर रेदर एक्सपेंसिव फॉर मी, तो एरर किसमें है, ये। अब यहां पर एक वर्ड आया आपके लिए, रेदर, रेदर का प्रयोग किया गया। अब रेदर का प्रयोग आप कई तरीके से करते हैं, जैसे क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, या डिसअपॉइंटमेंट निराशा, या सरप्राइज को व्यक्त करने के लिए, टू सम डिग्रीज कुछ अधिक के अर्थ में, या टू सम एक्सटेंट कुछ हद तक ज्यादा, कुछ हद तक ज्यादा के अर्थ में रेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज रेदर डिफिकल्ट, यह जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस अर्थ में रेदर का प्रयोग करते हैं। रेदर का प्रयोग तीन तरीके से होता है। जैसे अब रेदर देन का भी प्रयोग होता है, रेदर देन कहते हैं। जैसे शी लाइक्स डांसिंग रेदर देन सिंगिंग, मतलब वह डांसिंग अधिक पसंद करती है, मतलब वह सिंगिंग के बदले डांसिंग पसंद करती है। रेदर देन का अर्थ होता है इंस्टीड ऑफ, के बदले या के बजाय, इस अर्थ में भी होता है। जैसे शी, अभी मैंने बताया कि शी लाइक्स डांसिंग रेदर देन सिंगिंग, मतलब वह डांसिंग पसंद करती है न कि सिंगिंग, या सिंगिंग के बदले डांसिंग पसंद करते हैं। एक और रेदर, वुड रेदर का प्रयोग होता है, वुड रेदर देन। रेदर देन का प्रयोग किसके लिए, इंस्टीड ऑफ के अर्थ में रेदर देन का प्रयोग करते हैं। अभी मैंने एक और आपको बतलाया कि वुड रेदर का भी प्रयोग करते हैं, वुड रेदर देन, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, वुड रेदर देन। जैसे ही वुड रेदर डाई देन बेग, ही वुड रेदर डाई देन बेग, मतलब वह मर जाना पसंद करेगा लेकिन भीख मांगना नहीं। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है वुड प्रेफर टू, मतलब वह मर जाना पसंद करेगा लेकिन भीख मांगना नहीं, वो जो एग्जांपल बताया उसका। इस प्रकार से आपने रेदर का भी यूज देखा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। चिल्का लेक के बारे में है, चिल्का इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन एशिया। अब इसमें देखेंगे चिल्का इज द, ठीक है, लार्जेस्ट, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव का, ठीक है। ब्रैकिश, ये ब्रैकिश मींस क्या होता है, ब्रैकिश का अर्थ होता है, ये ब्रैकिश का अर्थ होता है सलाइन, सलाइन मींस भी कैसे, सलाइन वाटर मींस लेस सलाइन देन सी वाटर,
सी वाटर से कम सलाइन, ब्रैकिश में सलाइन खारा पानी, सलाइन वाटर, लेकिन लेस सलाइन देन सी वाटर, बट मोर देन फ्रेश वाटर, मोर देन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर से अधिक सलाइन लेकिन सी वाटर से कम सलाइन, उसको ब्रैकिश वाटर कहते हैं या ब्रैक वाटर भी कहते हैं। लगुन क्या होता है? सी का वह पार्ट जो कभी कभी सैंड के द्वारा अलग हो जाता है, सैंड के द्वारा या कोरल रीफ्स के द्वारा या रॉक के द्वारा अलग हो जाता है, सी से अलग हो जाता है, तो वही लगुन कहलाता है। और वह शैलो होता है, मतलब कम गहरा होता है, और सी वाटर से कम सलाइन भी होता है, उसको लगुन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एरर किस में है? तो इसमें एरर तो कहीं नहीं नजर आता, सो इसमें नो एरर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। का द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स, ये अर्थ ये बतला रहा है कि माउंटेन की चढ़ाई करना, द क्लाइंब अपसाइड द माउंटेन्स, माउंटेन्स की चढ़ाई करना, माउंटेन्स पर चढ़ना, वाज नॉट इजी, वह आसान नहीं था। तब यहां पर अपसाइड का जो प्रयोग किया गया ये गलत है। द क्लाइंब, अब इसको अब सब्जेक्ट बनाना है तो द क्लाइंबिंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? द क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, द क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। क्लाइंब अप और क्लाइंब डाउन, ठीक है, क्लाइंब अप, क्लाइंब डाउन के और सारे कई अर्थ होते हैं, उसमें तो नहीं जाने का अभी। तो क्लाइंब अप का अर्थ होता है, टू क्लाइंब अप मींस माउंटेन की चढ़ाई करना, टू क्लाइंबिंग माउंटेन भी होता है, ठीक, टू गो क्लाइंबिंग भी होता है, टू गो क्लाइंबिंग, तो गो क्लाइंबिंग का भी वही अर्थ होता है, गो क्लाइंबिंग। अब इसमें माउंटेन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, गो क्लाइंबिंग का अर्थ होता है टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स। तो यहां पर क्या आएगा? द क्लाइंबिंग अप द माउंटेन्स वाज नॉट इजी। सो इसमें अपसाइड नहीं होगा और ये क्लाइंबिंग होगा, सो ए में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5, नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वाज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। इस सेंटेंस का अर्थ है नॉट टू लॉन्ग देन द लॉज वाज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर। लॉज एकमात्र प्लेस था यहां रुकने के लिए, यही अर्थ है इसका। द लॉज वाज द ओनली प्लेस, लॉज एकमात्र, द ओनली एकमात्र प्लेस था, जगह था रुकने के लिए, ठहरने के लिए। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां पर एडवर्ब फ्रेज है, यह एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम। तो इसमें नॉट टू लॉन्ग देन ये गलत है, ये नहीं हो सकता। नॉट सो लॉन्ग बिफोर, बहुत समय पहले नहीं बल्कि हाल फिलहाल तक। द लॉज वाज द ओनली प्लेस टू स्टे हियर, इस अर्थ में नॉट सो लॉन्ग बिफोर का प्रयोग हो सकता है, नॉट टू लॉन्ग बिफोर का भी प्रयोग हो सकता है, नॉट फॉर लॉन्ग एगो का भी प्रयोग हो सकता है। सो ये नॉट टू लॉन्ग देन का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होना चाहिए नॉट सो लॉन्ग बिफोर द लॉज वाज द ओनली प्लेस टू स्टे। सो एरर किसमें है? वो ए में है। देखो, लॉन्ग से बनने वाले बहुत सारे फ्रेजेज होते हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, इडियम। जैसे लॉन्ग से बनने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है जिसको कहते हैं एज लॉन्ग एज। क्या बोलते हैं? एज लॉन्ग एज, या आप कह सकते हैं सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज। इसका क्या अर्थ होता है? जैसे आप एग्जांपल, मैं जो अभी बोल रहा हूं उससे आप इन्फर करके देखो। मैं एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई विल हेल्प यू, मतलब जब तक मैं यहां हूं मैं आपकी मदद करूंगा। एज लॉन्ग एज, जिस समय तक, ठीक है। कंडीशन के सेंस में भी होता है कि मैं आपकी मदद करूंगा बशर्ते कि मैं यहां रहूं, इस अर्थ में भी इसको समझा जा सकता है। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, सो लॉन्ग एज आई एम हियर। सो लॉन्ग एज मींस टू द एक्सटेंट दैट, टू द एक्सटेंट दैट, मतलब कि जब तक मैं यहां हूं मैं आपकी मदद करूंगा। लॉन्ग से बनने वाले बहुत सारे फ्रेजेस हैं, जैसे फॉर लॉन्ग। फॉर लॉन्ग मींस क्या होता है? फॉर लॉन्ग मींस फॉर ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से फॉर लॉन्ग। बिफोर लॉन्ग, बिफोर लॉन्ग मींस शीघ्र, बिफोर लॉन्ग मींस शीघ्र। जैसे आई एम कमिंग बैक बिफोर लॉन्ग, मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा, मैं शीघ्र ही वापस आ रहा हूं। आई एम कमिंग बैक बिफोर लॉन्ग। एट द लॉन्गेस्ट भी होता है, एट द लॉन्गेस्ट। जैसे मैंने स्टूडेंट से पूछा हाउ मच टाइम विल यू टेक टू आंसर दीज क्वेश्चंस, स्टूडेंट ने जवाब दिया सर आई विल टेक 10 मिनट्स एट द लॉन्गेस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अगर ज्यादा देर भी लगेगी तो 10 मिनट्स। तो एट द लॉन्गेस्ट का इस अर्थ में प्रयोग होता है। इन द लॉन्ग रन, यह भी इडियम है, इन द लॉन्ग रन।
मतलब आने वाले लंबे समय में, या एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग टाइम, इस प्रकार से उसका प्रयोग है। जैसे स्टूडेंट्स कहता हूं, जो वर्क हार्ड, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। तो इस प्रकार से इन द लॉन्ग रन का भी प्रयोग करते हैं, नो लॉन्गर का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, वह यहां अब नहीं रहता है। एनी लॉन्गर मतलब नॉट एनी लॉन्गर या नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं, नॉट एनी लॉन्गर या नो लॉन्गर। जैसे ही डज नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, अब इसको नो लगाओगे तो क्या होगा, ही स्टेज हेयर नो लॉन्गर, ही स्टेज हेयर नो लॉन्गर। ही डज नॉट स्टे हेयर एनी लॉन्गर, डज नॉट लगाया तो एनी लॉन्गर, नो लगाया तो ही स्टेज हेयर नो लॉन्गर। अब वह यहां नहीं रहता है, या अब वो यहां नहीं रहते हैं। इस प्रकार से नो लॉन्गर का प्रयोग आप करोगे, और नॉट एनी लॉन्गर का भी प्रयोग करते हैं। लॉन्ग लिव का भी प्रयोग करते हैं, लॉन्ग लिव समथिंग प्रयोग करते हैं। जैसे लॉन्ग लिव समथिंग, लॉन्ग लिव समथिंग when we wish something to last long, है ना। तब to last long means to last for a long time, to last for a long time, या when we wish somebody to live long, या live for a long time। तो इसलिए भी लॉन्ग लिव का प्रयोग करते हैं। आपने देखा, आपने क्या क्या पढ़ा, जैसे नो लॉन्गर भी पढ़ा, फिर आपने क्या पढ़ा, नॉट एनी लॉन्गर पढ़ा, नॉट एनी लॉन्गर आपने पढ़ा। फिर आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा बिफोर लॉन्ग को भी आपने सीखा, बिफोर लॉन्ग का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर आपने लॉन्ग फॉर लॉन्ग का प्रयोग आपने सीखा, फॉर लॉन्ग का प्रयोग कैसे करेंगे। थैंक यू वेरी मच।